विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी एकादशी में संकलित मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के अद्भुत तथा महानतम कथाकार है। किसानों के जीवन का वर्णन जितने सच्चे, मर्मस्पर्शी, जीवंत और मार्मिक तरीके से उन्होंने किया है, वैसा शायद ही किसी और ने किया हो। पूस की रात उनकी कालजयी कहानियों में से एक है, जो कृषक जीवन की हृदय विदारक व्यथा कथा को जीवंतता के साथ उजागर करती है। अभाव में पलने वाला किसान हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी अपनी रोजी रोटी नहीं जुटा पाता। वह तो शोषणग्रस्त जीवन जीता हुआ तिल तिल मरने को बाध्य है। प्रकृति का कहर झेलता हुआ वह कमकमाती सर्दी में इतना मजबूर हो जाता है कि खड़ी फसल को जानवरों से नहीं बचा पाता। कहानी के प्रारंभ में हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से सहना बनिया का कर्ज चुकाने के लिए 3 रुपए मांगता है, किंतु उसकी पत्नी मुन्नी कहती है कि 3 रुपए दे दिए तो कंबल कहां से आएगा और ठिठुरती रात में खेत की रक्षा कैसे होगी। वह फसल आने पर रुपए लौटाने की बात कहती है। हल्कू चिंतालीन हो जाता है। वह सोचता है कि यदि उधारी नहीं चुकाई तो सहना झिड़कियां देगा, गालियां बकेगा। दूसरी तरफ हल्कू को फिक्र पूस की रातें काटने की है। जाड़े में बचाव कैसे होगा। हल्कू सोचता है कि जाड़ों में मरेंगे तो मरेंगे, अभी तो बला टल जाएगी। वह खुशामद करके पत्नी से बोला, ला रुपए दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय करेंगे। मुन्नी नाराज होकर कहती है कि उपाय क्या होगा, कोई खैरत में रुपए देने से रहा। वह अपनी भड़ास निकालती हुई कहती है कि न जाने ये उधार कब चुकता होगी। बनिया ब्याज पर ब्याज वसूल करता जाता है। अपने पति पर बरसती हुई मुन्नी कहती है कि खेती छोड़कर मजदूरी क्यों नहीं करते, कम से कम 2 वक्त का पेट तो भरे, ऐसी खेती से तो बाज आए। मुन्नी रुपए देने से इनकार कर देती है, पर हल्कू उदास होकर कहता है कि गालियां खाने से तो रुपए देना ठीक है। वह अपनी पत्नी की खुशामद करता है। तब मुन्नी ताक पर से रुपए लेकर दे देती है। हल्कू रुपए लेकर सेना को दे आता है, जो कंबल खरीदने के लिए बहुत अरमानों से जमा किए गए थे, पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। पूस की अंधेरी रात में हल्कू खेत की रखवाली के निकल पड़ा। साथ में जबरा कुत्ता भी चला आता है। खेत में पुराने गाढ़े खद्दर की एक चादर ओढ़ हल्कू खेत के एक कोने में बैठ जाता है। वह कांपता रहता है। खाट के नीचे ठंड के कारण जबरा कुत्ता कूं कूं करता है। हल्कू कुत्ते से ही बतियाने लगा। वह जबरा से कहता है कि घर में पुआल पर ही पड़ा रहता तो उसे सर्दी नहीं लगती, अब बैठकर रोए अपनी नानी को। जबरा पड़े पड़े दुम हिलाता है। हल्कू ने अपना हाथ निकालकर जबरे की पीठ पर सहलाया और कहने लगा कि कल साथ मत आना, नहीं तो ठंड में ठंडे हो जाओगे। ठंड भगाने के लिए उठकर चिलम पीता है। सोचता है किसी तरह रात तो कटे, पर 8 चिलम पी लेने पर भी सर्दी कम होने का नाम तक नहीं लेती। वह अमीरों के बारे में सोचता है, जो मोटे मोटे गद्दों, लिहाफ व कंबल में लिपटे रहते हैं। उनके पास सर्दी फटकने का नाम तक नहीं लेती। जमींदार मौज मस्ती करते हैं और हम किसानों को मजबूरन खेती करनी पड़ती है। उस वक्त हल्कू को जबरे का ही सहारा था। वह कुत्ता भी स्वामी के प्रति आत्मीयता दिखाते हुए अपने दोनों पंजे हल्कू के घुटनों पर रख देता है। उसकी गर्म सांस हल्कू को छूने लगती है। हल्कू किसी तरह सोने की कोशिश करता है, मगर भीषण जाड़े की अधिकता के कारण घुटने छाती में समेट लेने पर भी कम कभी बंद नहीं होती है। जब असहनीय ठंड में किसी तरह रहा नहीं गया तो हल्कू ने जबरे को उठाया और अपनी छाती से चिपटा दिया। हालांकि गोद में लेने पर कुत्ते की दुर्गंध आने लगी, किंतु उसे छोड़ने का जी नहीं कर रहा था। जबरा भी समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। ऐसी तत्परता व आत्मीयता से तो वह शायद अपने अभिन्न मित्र और भाई को भी गले नहीं लगाता। कुत्ते की आत्मीयता भरी मैत्री ने मानो उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे
और उसका एक एक कण चमकने लगा था। ऐसे ही 1 घंटा गुजर जाता है। तब अचानक जबरा को किसी जानवर के आने की आहट होती है। वह दौड़ता हुआ, भौंकता हुआ खेतों की ओर जाता है, मानो कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की पंक्ति उछल रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, वैसे वैसे सर्दी की भयानकता भी बढ़ रही थी। हल्कू उठ बैठा, आकाश को ताकने लगा और सोचने लगा कि अभी तो काफी रात बाकी है। वह उठकर आम के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है, अलाव जलाता है। कुत्ता भी तो मिलाता हुआ पास आ बैठा। हवा के झोंके के साथ मेहंदी की गंध ने वातावरण को तरोताजा कर दिया। जबरा वही बैठा बैठा किसी हड्डी को निचोड़ने लगा। कुछ देर तक तपने के बाद हल्कू ने टांग जोड़ी कर मानो सर्दी को ललकारा कि अब कर ले जो करना है। ठंड की इस असीम शक्ति पर विजय पाकर उसका हृदय गर्व से फूल उठा। पर वे पत्तियां जलकर कितनी देर तक गर्माहट देती। हल्कू थोड़ी देर तक जबरे के साथ खेलने लगा, अलाव के ऊपर कूद फांद करने के लिए जबरे को ललकारने लगा। पर अंततः यह खुशी थोड़ी सी देर में हवा हो गई। अलाव बुझ चुका था। अब वहां पर मात्र राख की ढेरी लगी थी। हालांकि हवा का झोंका आने पर तनिक सी आग झलक जाती, मगर फिर ठंड पड़ने लगती। हल्कू ने चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा गीत गुनगुनाने लगा, मगर ठिठुरन बढ़ती गई। जबरा फिर भौंकने लगा। शायद खेतों में जानवर घुस आए थे। नील गायों का झुंड था। उनके कूदने फादने और फसल चबाने की धुनी आने लगी थी, पर हल्कू ने ध्यान नहीं दिया। मन को समझाने लगा कि जबरा के रहते जानवर नहीं आ सकते। हल्कू ने सोचा कि आवाजें तो उसके मन का भ्रम है। जबरा जोर जोर से भौंक रहा था, पर हल्कू अपनी जगह से हिला तक नहीं। सर्दी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसे हिलना भी जहर के समान लगा। जानवर उसका खेत चल रहे थे। हल्कू मन ही मन उन्हें गालियां देता रहा, पर उठकर जानवरों को भगाने की हिम्मत उसकी बिल्कुल नहीं थी। जबरा के भौंकने की आवाजें लगातार आ रही थी। आखिर इरादा पक्का करके हल्कू उठा, पर 2-4 कदम चलते ही हवा का झोंका बिच्छू के डंक की तरह चुभने लगा। वह फिर बुझते अलाव के पास आ बैठा। राख कुरेद कर वह अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। बेचारा जबरा गला फाड़ता रहा। नील गाय खेत साफ करती रही, पर हल्कू शांत बैठा रहा। अकर्मण्यता की रस्सी ने उसे जकड़ लिया। आखिर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया, सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसे भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की मांड पर पहुंचे तो देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है। खड़ी पकी फसल नष्ट हो गई। जबरा चित्त लेटा था, मानो उसमें प्राण शेष नहीं है। मुन्नी उदास हो गई, मगर हल्कू इस बर्बादी पर भी खुश था कि अब रात में सर्दी से मरना नहीं पड़ेगा, खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। वह पत्नी को दिलासा देता है कि अब वह मजदूरी करेगा। इस कहानी की मूल संवेदना यही है कि कृषक वर्ग हाड़तोड़ मेहनत करता है, किंतु 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाता। वह सर्दी वर्षा से अपना बचाव तक नहीं कर पाता है। उधार लेने वाले सूदखोर उसका खून चूसते हैं। कहानी में ग्राम्य जीवन की दरिद्रता, पति पत्नी के सह संबंध, महाजन की शोषक वृत्ति एवं अपने पालतू जानवरों से आत्मीयता किसान जीवन की चरित्र रेखाओं को स्पष्ट रूप से अंकित कर देते हैं। ब्याज पर ब्याज की वजह से किसान ताउम्र ऋण के बोझ से दबे रहते हैं तथा वे महाजनों व जमींदारों के चंगुल में फंसे रहते हैं। पूछ की रात कहानी 1921 में लिखी गई थी। 100 साल होने को है, मगर आजादी के इतने दशकों बाद भी प्रासंगिक है। किसान आज भी उसी तरह कर्ज के जाल में उलझे हैं। उस कहानी का किसान यह सोचकर संतोष कर लेता था कि फसल बर्बाद हुई तो क्या हुआ, मजदूरी करके महाजन के पैसे चुका देंगे। आज कर्ज का जाल इतना बड़ा हो चुका है कि उसके फंदे से फंस कर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कृषक जीवन 100 पहले भी घाटे का सौदा था, आज भी है। निस्संदेह मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूछ की रात पाठकों को संवेदित करने वाली कालजयी कहानी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी का PDF मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं।
आप उसका अध्ययन करें, रसास्वादन करें और कहानी के मर्म को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।